जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के सभी फार्मूला और उनके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह का दर क्या होता है, तो विद्युत धारा होता है। दूसरे शब्दों में समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। अरे लड़का सबका दिमाग खराब रहता है कि विद्युत धारा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो जो आवेश क्यू होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। मतलब मान लीजिए कोई चालक तार है, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वह आवेशों की संख्या क्यू है। और किस स्पीड से इसको धक्का दिया जा रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को भी से सूचित करते हैं। और जो आवेश क्यू है इसका क्या स्पीड है, इसका स्पीड क्या है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। या ऐसे भी विद्युत धारा का बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय में कितना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो जितना ही अधिक वोल्टेज रहेगा उतना ही अच्छे तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं वह वर्क करती हैं। जैसे कि आपने आपने अपने घरेलू सामानों में देखा होगा कि जब वोल्टेज कम रहता है तो आपका पंखा बहुत ही धीमा चलता है या बल्ब कम ही प्रकाश देता है। तो वोल्टेज क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, उसे आप जो इलेक्ट्रॉन से ही तो इलेक्ट्रिक वस्तुएं चलती है। और जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वह वोल्टेज पर निर्भर निर्भर करता है। अब वोल्टेज जितना ही अधिक रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा तेजी से फ्लो होगा, और वोल्टेज कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो धीमा होगा। तो इसीलिए वोल्टेज का रहना प्रॉपर आवश्यक होता है। हमारे जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं होती है जैसे पंखा बल्ब हुए सभी 220 वोल्ट की होते हैं। अब इनका विद्युत धारा आई का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो विद्युत धारा आई यहाँ पर क्यू आवेश है और टी समय है, तो कूलम आवेश का और समय का सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ऐसा यूनिट हो जाएगा आपको का। इसे एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था तो इसलिए इसे एम्पियर कहते हैं। और विद्युत धारा क्या है, तो एक अदिश राशि है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। इसे साधारण बीजगणितीय योग से जोड़ा जाता है। इसे त्रिभुज के सदिश नियम या सदिश नियम यानी समानांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम से नहीं जोड़ते हैं, इसे साधारण बीजगणितीय योग से जोड़ते हैं। मतलब कि साधारण 5 एम्पियर है, एक मान लीजिए कि एक धारा 6 एम्पियर का किसी तार से प्रवाहित, तो 5 6 11 हम डायरेक्ट इसे जोड़ देते हैं, इसे कहते हैं साधारण बीजगणितीय योग। अब नेट आवेश, मान लीजिए किसी चालक से आपका नेट आवेश कितना फ्लो हो रहा है वह निकालना है, तो नेट आवेश क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन 0 to t आई और डी टी, यानी टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। अगर आपने 12th क्लास में अवकलन पढ़ा होगा तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका लोअर लिमिट क्या रहता है, तो 0, और जो अपर लिमिट रहेगा टाइम टी, यानी आपको जितना सेकंड दिया रहेगा, मान लीजिए दिया गया है कि 5 सेकंड पर नेट आवेश निकालिए, और विद्युत धारा का कोई समीकरण दे दिया है ऐसे। विद्युत धारा का समीकरण आई इक्वल टू आपको टी के सापेक्ष दिया रहेगा, जैसे 5t² + 4t, ऐसा मान लीजिए इतना नहीं दिया है, और टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर दे दिया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन 0 to 5 लिखेंगे, टाइम टी 5 दिया है, और यहाँ पर जो 5t² है आप +4t, इसे हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। और विद्युत विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई चालक है, तो अंतिम सिरा प्रारंभिक सिरा ए है और अंतिम सिरा बी है, तो इनके बीच जो विभव का अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर भी इक्वल टू क्या होता है, W/Q, यानी कार्य डिवाइडेड बाई आवेश। और मान लीजिए कि कार्य निकालना हो तो कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इधर हम छोड़ देंगे और Q डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो W इक्वल टू Q इंटू V होता है। कार्य इक्वल टू आवेश गुने विभवांतर। अब जो विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो विभवांतर V इक्वल टू आवेश कार्य का जूल और आवेश का कूलम, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। लेकिन इसे यह भी हो गया, और एक वोल्ट होता है, इसे वोल्ट मान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे वोल्ट भी कहते हैं। अब आपने ओम का नियम पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच धारा प्रवाहित
क्या होता है, तो उनके बीच सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि नियत हो तो उनके सिरों के बीच प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ पर धारा आई समानुपाती भी आप यहाँ पर लीजिएगा ना, तो आपका जो इक्वेशन है वह गलत हो जाएगा। कैसे कि अगर हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो आर कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो आई इक्वल टू आर भी आ जाएगा, और आर इक्वल टू निकालिएगा तो आई डिवाइडेड बाई भी आ जाएगा, जो कि उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा क्या लेना है, तो भी समानुपाती आई, मतलब जो विभवांतर होता है वह उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। लेकिन जब आप परिभाषा बोलते समय बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, पहले आप धारा को बोलते हैं कि धारा विभव के समानुपाती होता है, लेकिन जब आप इक्वेशन लिखिए तो उसका जस्ट उल्टा लिखना है, भी समानुपाती आई। अब यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करिएगा, तो जिसे हम कांस्टेंट आर का प्रयोग करते हैं तो भी इक्वल टू आर आई हो जाएगा यहाँ पर। और आर यहाँ पर क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है। अब आर इक्वल टू फाइंड करना है तो आर भी है और आई इधर है, तो आई इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आर डिवाइडेड बाई भी आई। अब प्रतिरोध आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध आर का ऐसा यूनिट हो जाएगा भी डिवाइडेड बाई आई। तो भी का क्या होता है, मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज का वोल्ट होता है, और धारा के एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर आपका हो जाएगा। इसे ओम नामक वैज्ञानिक ने फाइंड किया था, तो इसे ओम भी कहते हैं। अब प्रतिरोध होता क्या है असल में, तो प्रतिरोध क्या होता है, मान लीजिए कि किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें रुकावट और बाधा जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का बीमा क्या हो जाएगा, तो भी डिवाइडेड बाई आई, और भी यानी वोल्टेज विभव का क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 ए का पावर माइनस ए। अगर आपको भी का जो वोल्टेज भी का भी नहीं याद है तो उसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। भी इक्वल टू क्या होता है, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई की। अब यहाँ पर डब्ल्यू का क्या होता है, तो कार्य इंटू कार्य का होते हैं बल गुने विस्थापन, तो बल गुने विस्थापन यानी एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 होता है। अब डिवाइडेड बाई क्यू का आई टी, तो इसे सॉल्व करते हैं तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 ए का पावर माइनस 1 आ जाता है। अब यहाँ पर धारा का आई भी होता है, ए भी होता है, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो आप ए दोनों जगह पर ले लीजिए या नहीं तो आई ले लीजिए। तो यहाँ पर भी ए के पावर 1, तो ए के पावर 1 और ऊपर की तरफ -1, तो -1 जाकर हो जाएगा, तो ए के पावर -2 हो जाएगा, और बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। अब प्रतिरोधकता क्या होता है, तो प्रतिरोधकता आर समानुपाती एल ए, मतलब प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना ही लंबा चालक तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। और प्रतिरोध जो होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती 1/a। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ही क्षेत्रफल कम होगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि बटा में है तो जितना ही कम रहेगा उतना ही आप एक में डिवाइड करिएगा तो वैल्यू बड़ा आएगा। अगर यहाँ पर नीचे में बटा की तरफ बड़ा वैल्यू रहता है तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो छोटा वैल्यू आता है। तो जितना ही क्षेत्रफल का मान अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध का मान कम होगा। अब यहाँ से आर समानुपाती एल हो गया और आर समानुपाती ए। अब इन दोनों को रिलेट करिएगा तो आर समानुपाती एल डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। अब यहाँ पर हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो रो का प्रयोग करते हैं, और इस रो को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इस प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोधकता रो इक्वल टू एल, इधर ए डिवाइड में था, यहाँ पर क्या था, तो आर क्या था, समानुपाती एल डिवाइडेड बाई ए। अब हमने यहाँ आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ से रो फाइंड करना है, रो का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इंटू ए, और एल इधर है तो ये एल इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ये आ जाएगा डिवाइड में, तो आर ए डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा आपका फॉर्मूला निकल कर रो का।
अब इस रो का एसआई यूनिट अब फॉर्मूला निकालने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। रो आर आर प्रतिरोध का क्या होता है तो ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई है एल, एल क्या है तो लंबाई है तो लंबाई का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ओम इंटू मीटर आपका आंसर हो गया। इसे ओम को ऐसे सूचित करते हैं। अब प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, अगर आप इसका बीमा निकालना चाहते हैं तो बीमा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध का मैंने बता दिया है, ए का है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू लंबाई होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है क्षेत्रफल कुर्सी का भी, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी एल पुट करके आप बीमा फाइंड कर सकते हैं। अरे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन वो होता है जैसे कि पंक्ति में एक दूसरे के आस अगल बगल में वस्तु को रख दिया जाए, उसे हम श्रेणी क्रम या पंक्ति में कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोधों को आप एक दूसरे के बगल में हो, एक प्रतिरोध के बगल में दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब एक दूसरे का आगे पीछे नहीं, एक पंक्ति में हो। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति बन रहा है ना, और एक दूसरे के बगल में है, तो इन्हें श्रेणी क्रम में कहते हैं। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना हो तो क्या होता है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब हम सिंपल से उनके वैल्यूओं को जोड़ देंगे तो हमारा जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का जो टोटल वैल्यू होगा वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 5 ओम का प्रतिरोध है, और एक 6 ओम के है, और तीनों श्रेणी क्रम है, तो सिंपली आर इक्वल टू आपको निकालना है टोटल प्रतिरोध, 4 प्लस 5 9 और 6 15, यानी 15 ओम आपका आंसर निकाल कर आ जाएगा। जितना प्रतिरोध हो सबको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम के संयोजन में मतलब प्रतिरोध को हम ऐसे सूचित करते हैं, तो एक प्रतिरोध यहाँ है तो दूसरा का प्रतिरोध यहाँ, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे हो। जैसे कि आप लाइन में खड़ा होते हैं, कहीं भी जाते हैं बैंक में या डॉक्टर के पास, तो वो ऐसा होता है, यहाँ पर एक दूसरे के आगे पीछे होता है यहाँ पर। तो इन सभी हम प्रतिरोधकों को अगर समानांतर क्रम संयोजन करना है और इनका जो परिणामी प्रतिरोध निकालना है तो कैसे इसे निकालेंगे, तो उल्टा, जस्ट उसके उल्टा, उसमें आर था तो इसमें 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यहाँ पर 1 और R1 R2 R3 का आपका जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे हम पुट कर देंगे और फाइंड कर लेंगे बटा जो निकाल कर।